मामलों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया कदम। अटके हुए 81 हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए वित्त मंत्री ने 8,767 करोड़ रुपए की दी मंजूरी। देश भर में 60,000 से अधिक आवास होंगे तैयार। केंद्रीय लोक उपक्रमों के पूंजी व्यय योजना की भी की समीक्षा। कोरोना के कारण पैदा हुई चुनौतियों के बीच अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए 2020-21 के पूंजी व्यय योजना को लागू करने का निर्देश। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो का चीन पर निशाना। कहा, चीन से हमारी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना हमारे समय का मिशन और अमेरिका इसका नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार। चीन भी अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार। एशियाई बाजारों को करना पड़ सकता है गिरावट का सामना। देश में कोरोना से 7,82,000 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। रिकवरी रेट पहुंचा 63% के पार। 4,26,000 से ऊपर सक्रिय मामले। दुनिया भर में संक्रमितों का आंकड़ा 1,56,00,000 से अधिक। WHO ने कहा, महामारी से निपटने में सक्षम है भारत, अमेरिका और ब्राजील। असम और बिहार की स्थिति अब भी गंभीर। कुछ नदियों के जलस्तर में कमी से आई और असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। प्रभावितों की पूरी मदद करने का प्रशासन को दिया गया निर्देश। और सेना में बड़ी भूमिकाओं में महिला अधिकारियों की भागीदारी का रास्ता हुआ साफ। सरकार ने सेना के सभी 10 अंगों में महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन का जारी किया आदेश। सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा, ये है असली सशक्तिकरण। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार देर रात अपने सामान्य वित्तीय नियमों में संशोधन करते हुए सरकारी कंपनियों में चीन और पाकिस्तान जैसी सीमावर्ती देशों से वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई पर प्रतिबंध लगा दिया। नए आदेश के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत सरकार को भारत की सीमा से लगे देशों के जो निविदाकर्ताएं हैं उन पर किसी ठेके या बोली में भाग लेने से रोकने का अधिकार होगा। नए नियम के अनुसार किसी भी सीमावर्ती देश के निविदाकर्ता को भारत में किसी टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने से पहले केंद्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकरण कराना होगा। नया आदेश सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, स्वतंत्र निकाय और सरकारी निजी भागीदारी से जुड़ी सभी परियोजनाओं पर लागू होगा जिसमें सरकार वित्तीय मदद करती है। नया प्रावधान सभी निविदाओं पर लागू होगा जिन निविदाओं को पहले ही आमंत्रित किया जा चुका है और पात्रता के मूल्यांकन का पहला चरण पूरा नहीं हुआ। वहां जिन निविदाकर्ताओं का पंजीकरण नए आदेश के अनुसार नहीं हुआ उन्हें पात्र नहीं माना जाएगा। वहीं अगर ये चरण पूरा हो गया है तो निविदा रद्द की जाएगी और नए सिरे से प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि कुछ मामलों में छूट भी दी गई है। इसमें कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए 31 दिसंबर तक चिकित्सा सामानों की आपूर्ति के लिए खरीद शामिल है। सरकार ने एक अलग आदेश जारी कर उन देशों को पूर्व पंजीकरण से छूट दी है जिन्हें भारत सरकार की तरफ से ऋण सुविधा या विकास संबंधी सहायता उपलब्ध करवाई गई। इसके साथ निजी क्षेत्र को इस नए प्रावधान से बाहर रखा गया है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सस्ते और मध्यम आय वर्ग के आवास के लिए विशेष उपाय योजना से रियल एस्टेट क्षेत्र बदलाव की दहलीज पर है। इस योजना के तहत 81 परियोजनाओं के लिए 8,767 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। इससे देश में करीबन 60,000 आवास तैयार किए जा सकेंगे। सस्ते और मध्यम आय के वर्ग के आवास के लिए स्पेशल विशेष उपाय, स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग के प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए वित्त मंत्री ने उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए तेजी से प्रयास करने की जरूरत को रेखांकित किया जिसके लिए वित्त पोषण की मंजूरी दी जा चुकी है। बैठक में वित्त मंत्री ने कहा कि ये विशेष उपाय उल्लेखनीय पहल है। इसके जरिए रियल एस्टेट क्षेत्र को असाधारण मदद दी गई है। इससे मौजूदा आर्थिक संकट के समय में रियल एस्टेट क्षेत्र बदलाव की दहलीज पर है।
उन्होंने सुझाव दिया कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और आवास वित्त कंपनियों को एक हिस्सेदार के रूप में विशेष उपाय को देखना चाहिए और अटकी पड़ी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समर्थन बढ़ाना चाहिए। बैठक के दौरान सीतारमण ने आर्थिक मामलों के विभाग से इस योजना के प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए कहा, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो पूंजी जुटाई गई है उसका उपयोग तत्काल आधार पर अटकी पड़ी हुई जो परियोजनाएं हैं उन्हें पूरा करने में लगाया जा रहा है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस्पात और रेलवे समेत ढांचागत क्षेत्र में संबद्ध मंत्रालयों के सार्वजनिक उपक्रमों के पूंजी व्यय योजना की समीक्षा की। बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने कोविड-19 के कारण पैदा हुई चुनौतियों के बीच अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए 2020-21 के पूंजी व्यय योजना को लागू करने का निर्देश दिया। केंद्रीय लोक उपक्रमों के साथ उनकी ये दूसरी समीक्षा बैठक थी। इससे पहले इस महीने की शुरुआत में वित्त मंत्री ने 23 सीपीएसई के प्रमुखों के साथ पूंजी व्यय पर पूरी जानकारी ली। पूंजी व्यय की समीक्षा को लेकर डिजिटल माध्यम से हुई इस बैठक में नागर विमानन और इस्पात मंत्रालयों के सचिव, रेलवे बोर्ड चेयरमैन के साथ इन मंत्रालयों से संबंधित 7 सीपीएसई के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बैठक में शामिल हुए। इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड-19 के प्रभाव से अर्थव्यवस्था को उबारने में ये जो बैठक है उसमें चर्चा की गई, काफी मदद हो पाएगी। और इन्हीं सभी मामलों पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अजय मिश्र। अजय, वित्तीय नियमों में संशोधन जिस तरह से किया गया है, ऐसे में सरकारी कंपनियों में चीन की सेवा, वस्तुओं और ठेकों पर जो प्रतिबंध लगाया गया है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की सख्ती की बानगी और साथ ही सरकारी खरीद में अब जो बोली के नियम है वो भी बदल गए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये न केवल चीन बल्कि भारत की सीमा से जितने भी लगे हुए देश हैं उन पर ये जो रेस्ट्रिक्शन है वो लागू होगा कि अगर आपको कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना है, मिसाल के तौर पर चीन या पाकिस्तान का कोई भी बड़ा इन्वेस्टर अगर किसी भारत के प्रोजेक्ट में, चाहे वो सर्विस सेक्टर से रिलेटेड हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, अगर उसको इन्वेस्टमेंट करना है या बिड करना है तो इसको पहले एक एजेंसी के साथ रजिस्टर करना होगा। तो जितने भी सीपीएसईज हैं, जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट हैं, मिसाल के तौर पर मान लीजिए हैदराबाद कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करना चाहता है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में और उसने इंटरनेशनल जो बिडिंग है उसको इन्वाइट किया है, तो जो सीमा से लगे हुए देश हैं, मिसाल के तौर पर चीन और पाकिस्तान जैसे देश, जिसको भारत लाइन ऑफ क्रेडिट नहीं देता है, यानी कर्ज नहीं देता है कुछ छोटे देशों को छोड़ करके, तो उनको पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में, और अगर मंजूरी मिलती है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट उन कंपनी से सेवाएं ले सकती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आपने कहा कि ये चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को ध्यान में रखते हुए, और सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया गया। और ये कल देर रात फैसला किया गया वित्त मंत्रालय में, जो इकोनॉमिक अफेयर्स का विभाग होता है उसकी तरफ से, जिसके बाद अब जितने भी नए निविदाएं हैं उसके तो नियम लागू हो गए। पुराने जो टेंडर्स हैं उसमें भी अगर आपने फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई नहीं किए तो अपने आप ये कैंसिल हो जाएगा अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले से। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं चीनी कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। वहीं अगर हम दूसरी खबर पर नजर डालें अजय, तो जिस तरह से रियल एस्टेट में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 60,000 जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए 8,767 करोड़ रुपए की जो पूंजी है उससे मंजूरी मिली है। क्या मानते हैं आपकी जो अटकी हुई परियोजनाएं हैं उनमें जान फूंकने के लिए एक बूस्टर डोज? ये बहुत बड़ा फैसला है। आप देखिए 8 महीने हो चुके हैं और सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए का एक स्पेशल फंड बनाया था जिसको कि एसबीआई कैप और एसबीआई जो बैंक है वो मिल करके मैनेज कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी रेरा से रजिस्टर्ड जो यूनिट्स हैं, जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं, और पूंजी की कमी की वजह से वो अटके पड़े हैं, तो इसलिए काफी उनको मुश्किल हो रही है। तो अब उसमें से ये जो 18 प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए पैसा दिया जा रहा है और 81 प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए ये मंजूरी मिल चुकी है। बहुत ही बड़ी राहत की खबर है उन रियल एस्टेट कंपनियों के लिए और साथ ही साथ उन ग्राहकों के लिए भी जो कि बहुत लंबे समय तक अपने घर का इंतजार कर रहे थे। तो जो मुंबई में है वो 2 करोड़ से कम के घर, रियल एनसीआर एरिया में 1.5 करोड़ से कम के घर, और पूरे रेस्ट ऑफ द इंडिया में 1 करोड़ से जो कम के घर जो कि रेरा के साथ रजिस्टर्ड है, उन्हीं को ये राहत मिली है। और उम्मीद ये की जा रही है कि आगे चलते हुए जो दूसरे प्रोजेक्ट हैं जिसमें करीब 350 प्रोजेक्ट की एप्लीकेशन सरकार के पास आई हुई है,
अगर उनको जरूरत पड़ती है तो सस्ता ऋण जो करीब 12% के आसपास है वो दिया जाएगा और प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाएगी। इससे होगा ये कि जो ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए रियल एस्टेट सेक्टर में वो आएगी। रेरा के साथ रजिस्टर होकर के समय पर कंप्लीशन करेंगे और उचित क्वालिटी वाले जो घर है वो जो ग्राहक हैं उनको प्रदान करेंगे। तो मध्यम वर्ग के जो घर खरीदने वाले लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय, वित्त मंत्रालय के इन तमाम अहम फैसलों पर हमें जानकारी देने के लिए। और आइए अब बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं असम की, जहां बाढ़ के कारण मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़कर 93 हो गई। असम में पिछले कुछ घंटों में बाढ़ की स्थिति और अधिक बिगड़ गई है, जिससे 2 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। प्रभावितों की संख्या भी बढ़कर अब 28 लाख से अधिक हो गई। यहाँ जोरहाट, सोनितपुर, गुवाहाटी, गोलपारा, दुबरी जिलों में ब्रह्मपुत्र नदी लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। असम में 26 जिलों के 74 राजस्व वाले क्षेत्रों के 2634 गांव में करीबन 1 लाख से अधिक के जो गांव हैं उनकी फसलें चौपट हो गईं। 47,000 से अधिक कैदी राज्य भर में 286 राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बाढ़ से प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए राज्य सरकारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बाढ़ की गंभीरता देखने के लिए असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी ने बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया और प्रशासन को निर्देश दिया कि वो प्रभावित लोगों को सभी जरूरी सामानों को उपलब्ध करवाएं। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डारंग जिले के जोनाराम चौका में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को युद्ध स्तर पर तटबंध की मरम्मत का भी आदेश दिया है। मुझे देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ है। अधिकांश जमीन जो है पानी के अंतर्गत आ चुकी है और अनेक घरों के अंदर 3, 4, 5 फुट तक पानी पहुंच गया है। मैंने प्रशासन को हिदायत दी है कि वो तुरंत जो राहत की सामग्री है हर एक व्यक्ति तक शीघ्र पहुंचाने का काम करें और साथ ही जो उनके मवेशी हैं उनको भी प्रोटेक्ट करने की व्यवस्था करें। हर वर्ष इसके समाधान दिए जाते हैं, हेल्प की जाती है, किंतु लगता है एक परमानेंट सॉल्यूशन की आवश्यकता है। इस निमित्त मैं केंद्र सरकार से रिकमेंड करूंगा कि इस समस्या का एक स्थायी समाधान देने की प्रयास करें। और असम में बाढ़ की स्थिति पर ज्यादा जानकारी के साथ गुवाहाटी से जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता मृदु स्मिता। मृदु, हम जानते हैं कि जिस तरह से लगातार बाढ़ को लेकर असम की जो स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है। ऐसे में जिस तरह से हवाई सर्वेक्षण किया गया है, चुनौती असम के लिए दोहरी है। कोविड-19 से भी हमें निपटना है और साथ ही साथ जो तमाम ये इलाके हैं, जोरहाट, सोनितपुर, गुवाहाटी, गोलपारा, यहाँ पर जो प्रभावित हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती हुई। जी, क्योंकि काफी दिनों से जो बारिश है वो बारिश चल रही है और इसी के कारण जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी का स्थल भी काफी डेंजर लेवल मार्क के ऊपर है और जो कि लोगों के गांवों में ये पूरा पानी भर गया है। तो इसी वजह से जो परिस्थिति है वो काफी गंभीर हो रही है और इनफैक्ट जो मेट डिपार्टमेंट है वो फिर से 26 से फिर से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। 29 तक ये प्रेडिक्शन किया है कि फिर से ये जो बारिश है वो बारिश फिर से होगी और काफी ज्यादा परिमाण में होगी और इसी के बिकॉज ऑफ दिस जो थोड़ा बहुत कहीं कहीं जगहों में जो सुधार हुआ था वो सुधार फिर से गंभीर होने की संभावना है, क्योंकि फिर से अगर बारिश स्टार्ट हो जाएगी 26 से तो ये जो परिस्थिति है और ज्यादा गंभीर होने की संभावना है और लोगों को और ज्यादा कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल मृदु, हम जानते हैं कि लगातार जो परिस्थितियां हैं वो पल पल बदल रही हैं असम में और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में वहां पर हालात सामान्य होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और वहीं असम के बाद अगर बाढ़ की स्थिति की बात करें तो बिहार में भी स्थिति बिल्कुल अपरिवर्तित है। यहाँ कई जिलों में बाढ़ की स्थिति की वजह से और बाढ़ का जो कहर है वो लगातार जारी है। बाढ़ का पानी 55 प्रखंडों की 282 पंचायतों में फैल गया। प्रदेश की ज्यादातर जो नदियां हैं उनका जलस्तर या तो स्थिर हो गया या फिर घट रहा है, लेकिन गंडक बैराज से 2,06,000 क्यूसेक पानी का
डिस्चार्ज हुआ, जबकि गंगा नदी का जलस्तर बक्सर में बढ़ रहा है। इस वजह से आने वाले 1-2 दिनों में कुछ और स्थानों पर बाढ़ का प्रभाव पड़ सकता है। वहीं गंडक और कोसी नदियां कई जिलों में कहर ढा रही हैं। सहरसा जिले में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से जिले के महशी प्रखंड में पूर्वी कोसी तटबंध के भीतरी इलाके में पानी फैल गया, जिससे कई गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए। ग्रामीणों की कई एकड़ में लगी फसल पानी में डूबकर बर्बाद हो गई। ये बाढ़ कई वन्य जीवों के लिए भी मुसीबत साबित हो रही है। बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से 7 हिरण पानी के साथ बहते बितहा प्रखंड क्षेत्र के अलग अलग स्थानों में आ गए। ग्रामीणों ने इन्हें बचाव कर वन विभाग को सौंप दिया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य भी तेजी से चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली, खगड़िया और दरभंगा में राहत और बचाव के कार्य कर रही हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी वर्षा की चेतावनी दी है। और अब खबर भोपाल से। भोपाल में आज रात 8 बजे से 4 अगस्त सुबह 5 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन लागू होगा। इस दौरान शहर की सीमा से बाहर और अंदर आने जाने की अनुमति नहीं होगी। शहर की सीमा पर आवाजाही के लिए पूर्व की तरह ई पास की जरूरत होगी। विशेष अनुमति प्राप्त प्रतिष्ठानों को छोड़कर सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान परिवहन सेवा पूरी तरह से बंद रहेगी। शहर में स्कूल, कोचिंग, जिम, ऑडिटोरियम्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, पार्क, स्विमिंग पूल, शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। भोपाल में किसी प्रकार के समारोह या जमावड़े पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। इसके अलावा आवश्यक सेवा वाले विभागीय कार्यालय खुले रहेंगे। राजस्व अर्जित करने वाले कार्यालय 30% की क्षमता के साथ काम करेंगे। इस लॉकडाउन में सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को चालू रखने की मंशा से इंडस्ट्रीज को राहत दी है। सरकारी राशन की दुकानें इस लॉकडाउन में खुली रहेंगी। गाइडलाइन में साफ कहा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने, मास्क न पहनने और लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और लॉकडाउन पर जानकारी देने के लिए भोपाल से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव। आदित्य, हम जानते हैं कि भोपाल में इस वक्त आज से लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन लागू हो गया है। मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसके लिहाज से क्या कुछ बंद रहेगा, कहाँ छूट मिलेगी? और हम जानते हैं क्योंकि केसेस जो हैं वो बढ़ गए थे भोपाल में, इस वजह से लॉकडाउन का फैसला लिया गया। बिल्कुल आचार, केसेस बढ़ गए थे भोपाल में और यही कारण था कि इस लॉकडाउन का फैसला सरकार ने किया है। ये लॉकडाउन आज रात 8 बजे से शुरू हो जाएगा और 4 तारीख की सुबह 5 बजे तक, यानी कि राखी के अगले दिन तक ये लॉकडाउन चलेगा। यानी कि भोपाल के लोगों का इस बार ईद का त्योहार और राखी का त्योहार लॉकडाउन में निकलने वाला है। ये तय हो चुका है पूरी तरीके से। अगले 10 दिन लोगों को भोपाल में ही, घर में ही रहना है। और ये जो लॉकडाउन होगा, दरअसल जिस तरीके से पहले देश में लॉकडाउन लगाया गया था, कुछ उसी तरीके का ही होगा। लेकिन बस अगर छूट कहीं दी जाएगी तो सरकार की एक मंशा यह है कि आर्थिक गतिविधियां कहीं ना कहीं वो प्रभावित ना हो। लिहाजा जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज भी वो जो भोपाल के आसपास जो औद्योगिक क्षेत्र है, मंडीदीप है या पीलू खेड़ी है, उन इलाकों में जो उद्योग लगे हैं, उद्योग धंधे चल रहे हैं, वहां पर छूट दी गई है। वहां के जो लोग, जो कर्मचारी भोपाल से, कामगार जो भोपाल से जाते हैं, उन लोगों को एक प्रमाण पत्र अपने पास रखना होगा, या फिर वो लोग जो जिनके श्रमिक वहीं आसपास रह रहे हैं वो उनको अनुमति रहेगी। इसके अलावा तमाम वो चीजें हैं जो वो देश भर में जब लॉकडाउन लगा था वो चीजों पर बैन था। लेकिन जरूरत के सामान की चीजों में एक बात और स्पष्ट कर दी गई है कि पहले किराने की दुकानें जो हैं वो खुली रहने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अभी फिलहाल इन 10 दिन के लिए उनको भी बंद किया गया है। सरकार ने ये कहा है कि जो सरकारी राशन की दुकानें हैं सिर्फ वही खुली रहेंगी। इसके अलावा सब्जी और फल की जो सप्लाई है वो भी भोपाल नगर निगम जो है वही करेगा। और साथ साथ ये भी स्पष्ट तौर पर कर दिया गया है कि क्योंकि 2 दिन पहले आपको बस सूचित कर दिया गया था, यानी कि 22 तारीख को ये बता दिया गया था कि 24 तारीख से भोपाल में 10 दिन का लॉकडाउन लगना है। 23 और 24 2 दिन लोगों को मिल गए हैं। कल के दिन काफी देखा बाजारों में भीड़ थी और
आज भी लोग जो जो जरूरत के सामान थे वो जरूर खरीदते नजर आएंगे। लेकिन आज रात 8 बजे के बाद पूरी चीजें एकदम से 10 दिन के लिए लॉकडाउन हो जाएंगी। त्योहार को ध्यान में रखते हुए ये भी कह दिया गया है प्रशासन की तरफ से कि ना तो कोई राखी का बाजार लगेगा, ना ईद का कोई बाजार लगेगा। घर में ही आपको अपने घर वालों के साथ ही बिल्कुल, काफी अहम आपने बताया कि आज से जिस तरह से लॉकडाउन हो, और सबसे अहम आदित्य ये बात है कि किस तरह से जो लोगों का सहयोग है वो बहुत जरूरी होगा। तो अगर भोपाल के लोग इस वक्त अगर डीडी न्यूज देख रहे हैं तो भाई घर पर रहें और इस संपूर्ण लॉकडाउन में सरकार का सहयोग करें। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर जो कि जेएनयू से जुड़ी हुई है। कोरोना महामारी के दौर में अपने छात्रों को बड़ी राहत देते हुए नई दिल्ली स्थित जेएनयू ने एमफिल और पीएचडी थीसिस और शोध पत्र ऑनलाइन मोड में जमा करने को मंजूरी दे दी। इससे छात्र समय पर और बिना किसी परेशानी से अपना शोध पत्र जमा करा पाएंगे। जेएनयू में पढ़ने वाले तकरीबन 60% छात्र एमफिल और पीएचडी रिसर्च स्कॉलर्स हैं और कोरोना के चलते ज्यादातर छात्र अपने घर जा चुके हैं। ऐसे में इन्हें थीसिस और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी जमा करने में हो रही दिक्कतों को दूर करने के मकसद ने विश्वविद्यालय को ये महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए मजबूर किया। बढ़ते आगे और बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की, जिसने कहा है कि अमेरिका, ब्राजील और भारत में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और महामारी की वजह से हम जानते हैं कि ये मामले और बढ़ने की आशंका है। हालांकि संगठन के आपातकाल कार्यक्रमों के जो प्रमुख हैं डॉक्टर माइक रयान, उन्होंने कहा कि ये लोकतांत्रिक देश शक्तिशाली हैं और इनमें इस महामारी को मात देने की क्षमता है। अगर यहाँ और प्रभावी कदम उठाए जाएं तो संक्रमण के खतरे को कम किया जा सकता है। कोविड-19 के संक्रमण को लेकर पिछले काफी वक्त से अमेरिका की आलोचनाएं झेल रहे विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने कहा कि उन पर लगाए गए सभी आरोप गलत हैं और इनसे संगठन कोरोना संक्रमण के खिलाफ अपने लक्ष्य से नहीं भटकेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो संगठन पर चीन के समर्थन में काम करने का आरोप लगाते रहे हैं। हालांकि अपनी नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेड्रोस ने कहा कि उनका एकमात्र लक्ष्य लोगों की जान बचाना है और वो इस लक्ष्य पर काम करते रहेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि संगठन को जानकारी मिली है कि सामुदायिक संक्रमण के मामले में कुछ ही देशों के सामने आ रहे से, लेकिन फिक्र की बात यह है कि दुनिया के कुल मामलों के 2/3 मामले सिर्फ 10 देशों से हैं। इस वक्त पूरे विश्व में 1,56,41,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हैं और 6,35,000 से ज्यादा लोगों की इस महामारी में जान जा चुकी है। अमेरिका अभी भी प्रभावित देशों की सूची में सबसे ऊपर है, जहां करीबन 41 लाख और 65,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं और 1,47,000 लोगों की इस वायरस से मौत हो चुकी है। अमेरिका के बाद ब्राजील इस वायरस से प्रभावित है, जहां कोरोना के संक्रमण के मामले 22,89,000 से ज्यादा हो गए। ब्राजील में कोरोना के कारण 84,000 से जो ज्यादा लोग हैं उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। वो करते अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने चीन पर नए सिरे से निशाना साधा और कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगियों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के तरीकों को बदलने के लिए अधिक रचनात्मक और मुखर तरीकों का उपयोग करना चाहिए। इस सप्ताह वॉशिंगटन के चीन को अपने ह्यूस्टन वाणिज्य दूतावास को बंद करने के लिए दिए गए आदेश के बाद एक प्रमुख भाषण में पॉम्पियो ने कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से हमारी आजादी हासिल करना हमारे समय का मिशन है और अमेरिका इसका नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। We, the freedom-loving nations of the world, must induce China to change, just as President Nixon wanted. We must induce China to change in more creative and assertive ways because Beijing's actions threaten our people and our prosperity. Securing our freedoms from the Chinese Communist Party is the mission of our time, and America is perfectly positioned to lead it because our founding principles give us that opportunity. भारत बांग्लादेश संबंध और आर्थिक साझेदारी में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि जुड़ गई। कोलकाता से चटगांव बंदरगाह होते हुए पहला कंटेनर कार्गो अगरतला पहुंचा है। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के और अधिक विकास में सहायक होगा। बांग्लादेश के सूचना मंत्री डॉक्टर हसन महमूद का कहना है कि भारत के साथ व्यापार के लिए चटगांव बंदरगाह का उपयोग करने से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार
ने नई ऊंचाइयों को छुआ। उन्होंने कहा कि चटगांव पोर्ट पर कंटेनर उतारने के बाद बांग्लादेश की सड़कों का उपयोग करके भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में माल के लेन देन से दोनों देशों को फायदा होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के और अधिक विकास में सहायक होगा। पिछले हफ्ते कोलकाता से परीक्षण आधार पर प्रथम जहाज को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था, जो चटगांव बंदरगाह होते हुए अगरतला पहुंचा। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास और बांग्लादेश के सूचना मंत्री डॉक्टर हसन महमूद ने गुरुवार को संयुक्त रूप से चटगांव के अलीपुर रहमानिया स्कूल और कॉलेज में विज्ञान ब्लॉक भवन का उद्घाटन किया। ऑनलाइन हुए इस उद्घाटन समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में स्थानीय सांसद और पूर्व मंत्री अनिसुल इस्लाम भी उपस्थित थे। इस 5 मंजिला विज्ञान ब्लॉक भवन के निर्माण के लिए 2017 में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास ने कहा कि भारत बांग्लादेश के संबंध नए ऊंचाइयों को छू रहे हैं। उनका कहना था कि सरकार के स्तर पर बातचीत के अलावा भारत सामाजिक और मानवीय विकास के पहलुओं को कवर करने वाली निर्माण परियोजनाओं पर भी कार्य कर रहा है, जो बांग्लादेश में स्थानीय समुदायों के लिए लाभकारी है। वहीं बांग्लादेश के सूचना मंत्री डॉक्टर हसन महमूद ने इस मौके पर कहा कि भारत ने अपनी आजादी के बाद से बांग्लादेश के विकास में योगदान दिया और दोनों देशों का वर्तमान में बहुआयामी सहयोग है। 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस 2020 पर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर राजेंद्र कुमार धमीजा ने कहा कि इस वर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस 2020 की थीम पार्किंसन रोग है, जो आमतौर पर 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों में पाया जाता है और जिसका उपचार संभव है। विश्व मस्तिष्क दिवस 2020 जो है, उसका जो हमारा थीम है वो है पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज एक एल्डरली की बीमारी है जो कि 65 साल के बाद ज़्यादातर लोगों में होती है, और इसमें जो है मरीज की हाथों की कंपन या टांगों की कंपन या हाथों या पैरों की स्टिफनेस, जिसको हम रिजिडिटी बोलते हैं, और स्लोनेस, हर काम में ज़्यादा टाइम लगना, चलने में स्लो होना, ये सब पार्किंसन डिजीज के लक्षण हैं और इसका भी इलाज संभव है। स्ट्रोक एक और प्रॉब्लम है जिसको हम अधरंग या लकवा कहते हैं, ये भी एक बहुत कॉमन है और देखा यह गया है कि ये जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जा रही है लोगों की, या लॉन्जिविटी बढ़ रही है या एजिंग पॉपुलेशन है, उनमें ये जो है स्ट्रोक हो सकता है। अब स्ट्रोक जो क्लॉट की वजह से होता है उसका इलाज संभव है। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।